हेलो गाइस, राधे राधे। आज के इस वीडियो पे हम लोग पढ़ने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को बेसिकली हम लोग एक कॉमन नाम से जानते हैं, दैट इज पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल से हम लोग इसको जानते हैं। जो पावर हाउस का मतलब ये होता है जो एनर्जी प्रोवाइडर ऑफ द सेल होता है, और एनर्जी प्रोवाइडर जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया ही होता है, क्योंकि उसमें एक पावर जनरेटिंग टाइप ऑफ मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एटीपी, दैट इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो कि हम लोगों ने लोअर क्लासेस में पढ़ा था। ये जो आप डायग्राम देख रहे हो, इट इज़ दी सेक्शन ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग शुरू करते हैं। सो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इट इज़ सीन बाय कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इट इज़ लाइक अ रॉड। तो जब हम लोगों ने उसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखा था तो वो जो रहता है एक रॉड की तरह दिख रहा था। लेकिन जब हम लोगों ने क्या किया कि उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखा था, इट इज़ लाइक अ सॉसेज। वो एक सॉसेज, जिस तरीके से सॉसेज दिखता है ना, उसी तरीके से वो दिख रहा था। ये दोनों डिफरेंस याद रखिएगा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप से अगर हम लोगों ने देखा है तो वो एक सिंपल रॉड की तरह दिख रहा था, बट जब हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए उसको देखा तो वो एक सॉसेज की तरह दिख रहा था। नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज़ वेरिएबल। तो जो भी नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, मान लेते हैं कि फर्स्ट सेल में जो है नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया 10 है, लेकिन सेकेंड सेल में जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज़्यादा है। तो अगर डिपेंडेंस है कि किस में कितना ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा, तो वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि उस सेल का फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी क्या है। अगर सेकेंड नंबर वाले सेल का फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी मतलब वो अच्छी तरीके से परफॉर्म करने में केपेबल नहीं होते हैं, तो उसमें एनर्जी प्रोवाइडर की मात्रा ज़्यादा होगी। एनर्जी प्रोवाइडर ज़्यादा होंगे तभी तो उनका फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी इंक्रीज हो पाएगी। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया उनके केपेबिलिटी, उनकी क्षमता के हिसाब से वो प्रेजेंट रहते हैं हर एक सेल में। नेक्स्ट इज जब क्या होता है कि एनसीईआरटी में ये बताया गया है कि जब एक माइटोकॉन्ड्रिया जो रहता है वो सॉसेज की तरह दिखता है तो उसका डायमीटर जो होता है मैम वो 0.2 से लेकर के 1 माइक्रोमीटर तक का होता है। और जो डायमीटर है उसका एवरेज डायमीटर अगर हम लोग निकालेंगे दैट इज़ 0.5 माइक्रोमीटर आता है। ये जो नंबर है वो आप याद भी रख सकते हो, याद ही रखना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इनका डायमीटर इस रेंज में आता है, लेकिन लेंथ जो रहता है उसका रेंज ज़्यादा रहता है, दैट इज़ 1 से लेकर के 4.1 माइक्रोमीटर तक का रहता है। नेक्स्ट इज ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल मेम्ब्रेन। तो मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, दैट इज न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये चारों के चारों जो रहते हैं वो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स रहते हैं, ऑर्गेनल रहते हैं। डबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है कि एक मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट है मैम, उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, बट उस मेम्ब्रेन के बाहरी ओर में भी एक आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है। तो बेसिकली आप जो ये देख रहे हो वो एक डायग्राम ऑफ अ माइटोकॉन्ड्रिया है। तो मैं इसको बता देती हूँ। ये जो आप देख रहे हो सबसे बाहरी आउटर मेम्ब्रेन को, ये सबसे आउटर मेम्ब्रेन कहलाता है, जो सबसे बाहर में प्रेजेंट रहता है, जिसको हम लोग आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं। इनर मेम्ब्रेन जो उसके अंदर प्रेजेंट रहता है, और जो इन फोल्डिंग्स प्रेजेंट है इनर मेम्ब्रेन में, ये इस तरीके से, जिस तरीके से ये प्रेजेंट है, उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है, और ये जो है दैट इज़ द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस प्रेजेंट रहता है दो मेम्ब्रेन के बीच में। ये जो आपको राइबोसोम इंडिकेट किया हुआ है वो 70S का राइबोसोम प्रेजेंट रहता है माइटोकॉन्ड्रिया में। इसमें जो राइबोसोम होता है वो प्रोकार्योटिक सेल का राइबोसोम होता है, और ये जो सब्सटेंस रहता है वो मैट्रिक्स कहलाता है, जो उसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं।
एक माइटोकॉन्ड्रिया का ग्राउंड स्ट्रक्चर जो बनाता है। और जो डीएनए होता है वो भी एक सर्कुलर प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए होता है, जो कि प्रोकार्योटिक का, जिस तरीके से प्रोकार्योटिक का सर्कुलर डीएनए होता है मैम, उसी तरीके से डबल स्ट्रैंडेड एंड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट रहता है एक माइटोकॉन्ड्रिया में, दैट इज प्रोकार्योटिक टाइप ऑफ डीएनए, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे क्या है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, द इनर कंपार्टमेंट इज फिल्ड विथ अ डेंस होमोजीनियस। देखिए यहाँ पे क्या है कि होमोजीनियस सब्सटेंसेस है, हेट्रोजीनियस सब्सटेंसेस प्रेजेंट नहीं है। होमोजीनियस मतलब एक समान, एक तरीके का सब्सटेंस जो है वो ही ग्राउंड स्ट्रक्चर बना रहा है माइटोकॉन्ड्रिया का, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स द इनफोल्डिंग दैट इज नोन एज क्रिस्टी। तो जो इनर मेम्ब्रेन है, यही जब इसका स्ट्रक्चर इनफोल्डिंग्स की तरह होता है, एक फोल्डिंग की तरह डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करता है, दैट इज लाइक दिस, तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। नेक्स्ट इज द क्रिस्टी इंक्रीजेस द सरफेस एरिया। तो ये जो आप आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन को देख सकते हो, अगर इनर मेम्ब्रेन इस तरीके का होता तो उतना ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता, लेकिन आप देखो इस तरीके से, तो ये जो है ये बहुत ज़्यादा ही स्पेस ऑक्यूपाई करने वाला है। तो बेसिकली क्या होता है कि जो क्रिस्टी का प्रेजेंस होता है इनर मेम्ब्रेन में, जो इनफोल्डिंग्स प्रेजेंट होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए रहता है। द टू मेम्ब्रेन हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम्स एसोसिएटेड विद द माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन। मतलब जो आउटर है और जो इनर है उनमें क्या है कि डिफरेंट एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं, उनके स्पेसिफिक एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं, जो कि फंक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है एक माइटोकॉन्ड्रिया के लिए। नेक्स्ट इज दे आर प्रेजेंट इन एरोबिक रेस्पिरेशन। देखिए दो तरीके का रेस्पिरेशन होता है सेल के अंदर, एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन का प्रेजेंस ना के बराबर होता है, लेकिन अगर हम लोग ऑक्सीजन का प्रेजेंस से लेकर के और उस पाथ में जाते, एक पाथ में जाना होता है, उस पाथ में अगर हम लोग जाते हैं तो बेसिकली लास्ट एंड पार्ट जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है, जो कि हम लोग को पढ़ेंगे आगे चल के। तो इस तरीके के रेस्पिरेशन को हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया जो रहता है इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट इज जो मैंने रेड कलर का स्ट्रक्चर्स दिखाया था, वो पार्टिकल्स कंसिस्टेड रहते हैं जो कि एटीपी के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर्मेशन करने के लिए, यही मेन होते हैं जिसके कारण एटीपी का फॉर्मेशन होता है। जब हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन जो रहता है इन वेसल्स में भर जाता है, इस पार्टिकल को हम लोग क्या बोलते हैं, F0, और ये जो रहता है ये F1 रहते हैं। ठीक है, तो ये डिनोशन आपको याद रखना है, F0 एंड F1। तो यहाँ पे जब हाइड्रोजन के आयन का कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे क्या होता है कि यहाँ पे एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट प्लस एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट उससे मिल करके एटीपी सिंथेस, ये एंजाइम इन्वॉल्व होता है एटीपी का प्रोडक्शन के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नीट में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो जो एटीपी सिंथेस है एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, व्हेन इट पासेस थ्रू द एटीपी सिंथेस एंजाइम इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द एटीपी। ठीक है, जो कि क्या होता है, एनर्जी करेंसी कहते हैं इसको हम लोग। ठीक है, एनर्जी का करेंसी होता है, यही रेस्पॉन्सिबल होते हैं एनर्जी का प्रोडक्शन के लिए। और ये F0 और F1 जो है, ये F1 एंड F0 पार्टिकल्स रहते हैं जिसका ही प्रेजेंस क्या करता है, एटीपी का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट इज द माइटोकॉन्ड्रिया जो रहते हैं वो फिजन जो डिवीजन होता है उसी तरीके से वो हमेशा क्या करते हैं, डिवीजन शो करते हैं। अब एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी ये कहता है कि आपको ये ताजुब लगा होगा देख करके कि जो राइबोसोम और जो डीएनए है वो क्या है, 70S का है, और जो डीएनए है वो क्या है, सर्कुलर टाइप ऑफ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो इसका बेसिकली एक थ्योरी है जिसको हम लोग एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी बोलते हैं। ये हम लोग ज़्यादा गहराई में नहीं पढ़ेंगे, बट फिर भी मैं आपको एक शॉर्ट नॉलेज देना चाहूँगी। ये जो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी है ये कहता है कि हुआ होगा मे बी यूकारियोटिक सेल जो है जब क्या करते हैं, इनगल्फ्स प्रोकारियोटिक सेल। जब क्या होता है कि जब यूकारियोटिक सेल जो थे, जब प्रोकार्योटिक सेल को इनगल्फ किए होंगे तो
वो प्रोकार्योटिक सेल जो होगा वो इस तरीके का बैक्टीरिया होगा जो कि क्या होगा, ये नंबर पहला, वो उस तरीके का बैक्टीरिया होगा जो कि क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ एटीपी के लिए या फिर एनर्जी के लिए क्या होता होगा, रेस्पॉन्सिबल होगा। और दूसरे तरीके का प्रोकार्योटिक बैक्टीरिया ऐसा होगा जो कि क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल फॉर कंसिस्टिंग ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट कंसिस्टेड होगा। ठीक है, तो कहानी ये थी कि जब यूकैरियोटिक सेल जब यूकैरियोटिक सेल प्रोकार्योटिक सेल को क्या करता है, इनगल्फ करता है, और प्रोकार्योटिक सेल में उस बैक्टीरिया या उस प्रोकार्योटिक सेल को इनगल्फ किया होगा जिसमें वो बैक्टीरिया एटीपी बनाने में या एनर्जी बनाने में बहुत ज़्यादा इनरिच होगा, बहुत ज़्यादा केपेबल होगा, तो तभी क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर का क्या हुआ होगा, फॉर्मेशन हुआ होगा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का फॉर्मेशन हुआ होगा। और जब यूकैरियोटिक सेल उस प्रोकार्योटिक सेल को इनगल्फ करता है, उस बैक्टीरिया को इनगल्फ करता है जो कि इनरिच होता है क्लोरोप्लास्ट में, तो वो जो स्ट्रक्चर है वो क्या रहते हैं, लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्लास्टिड। ठीक है, तो ये दो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन इनगल्फिंग ऑफ यूकैरियोटिक सेल, मतलब सारे के सारे फीचर्स जो है वो सारे के सारे यूकैरियोटिक के ही है। बट जब आप राइबोसोम को देखोगे, इन बोथ माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में दोनों में 70S का ही आरएनए है, दैट इज बेसिकली राइबोसोम है, और साथ ही साथ जो है सर्कुलर डीएनए है। दोनों में क्या है, सर्कुलर प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए है। तो इसीलिए क्या होता है कि उसको एक कहानी के तौर पे बतलाया गया है कि जो यूकैरियोटिक सेल है इट इनगल्फ्स द प्रोकार्योटिक सेल। ठीक है, तो जिसके कारण क्या होता है कि इनमें खुद का, प्रोकार्योटिक सेल को दिखाने के लिए इनमें खुद का टाइप ऑफ, इट हैज़ ओन टाइप ऑफ डीएनए एंड राइबोसोम, इट डज नॉट कंसिस्ट ऑफ डीएनए ऑफ यूकैरियोटिक सेल एंड डीएनए एंड राइबोसोम ऑफ यूकैरियोटिक सेल। सो यही था एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। आप दोनों में याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में दोनों में सेम ही कैरेक्टर्स रहता है, जिसके कारण इनका जो डीएनए और राइबोसोम इस तरीके का होने के कारण, इनका खुद का होने के कारण, यूकैरियोटिक ना होने के कारण इसको सेमी ऑटोनमस कहा जाता है, इसको सेमी ऑटोनमस कहा जाता है। ठीक है, ये सेमी ऑटोनमस जो रहता है मैं बताऊंगी जब प्लास्टिड कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। दिस इज ऑल फॉर दी माइटोकॉन्ड्रिया। थैंक यू।